टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नया जज्बा आपके सामने है और आज का दिन आपने बहुत ही ज़बरदस्त गुजारना है। एक चीज़ जो मैं हमेशा से आप लोगों से कहना चाहता था और कहना चाहता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम लोग ये लफ्ज़ कहने में क्यों इतना कतराते हैं? किसी को भी कोई अच्छा कर देता तो दूर से कहते हैं बस, या कभी कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए कर रहा होता तो आप उसको कहते हैं यार। कभी हम दिल खोल के ये क्यों नहीं कह सकते यार थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना किया। चाहे सिर्फ वो कोई आपका टी बॉय हो जो आपको चाय दे रहा हो, कहीं आपको बहुत बड़ा काम कर रहा हो, हम ये शुक्रिया कहने में क्यों कतराते हैं? क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग हमारी एक लाइट ज़िंदगी की ब्लॉक करते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी देते हैं और उनकी भी कोई वजूहात होंगी जिसकी वजह से वो इस तरह सोचते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो लोगों का सेटअप रखें, जो लोग आपकी लाइफ में हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप कभी ये नोटिस करें कि कोई इंसान इज़ ब्लॉकिंग योर लाइट, अगर कोई इंसान आपको पॉजिटिव होने से रोक रहा है, अच्छा सोचने से, अच्छा महसूस करने से रोक रहा है, आपने वो खिड़की बंद कर देनी है। आपने किसी से इस किस्म की बात नहीं सुननी जो आपकी एनर्जी रोके। आप अगर कोई जॉब करते हैं, अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई आपको आके कह रहा है अरे यार तुम, मैं यही सोच रहा था, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन उसको देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तुम्हें पता है ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। इन बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दें। आप इस दुनिया में सिर्फ अपना एक रोल, अपना एक पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। आपको वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है। आप जो दूसरा बंदा कर रहा है उसका वही रोल है जो वो कर रहा है। तो ये प्लीज़ इस बात का खास ख्याल रखिए कि कोई भी शख्स हु इज़ ट्राइंग टू डिम योर लाइट, कोई आपकी एनर्जी रोक रहा है, कोई आपको ब्लॉक कर रहा है, कोई आपको इस तरह की बात कर रहा है जिससे बात सुन के आपका दिन खराब हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, कुछ इस तरह के दोस्त होते हैं जिनसे आप मिलते हैं, वो हर वक्त एक रोना रो रहे होते हैं। आप प्लीज़ उनसे फ़ौरन से कतई ताल्लुक़ कीजिए क्योंकि दे आर ब्लॉकिंग योर लाइट। उनको मदद की ज़रूरत है। उनको प्लीज़ इस चीज़ पे कन्विंस कीजिए, जो कि मैं हर शो में कहता हूँ कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो सारी बीमारियों की जड़ है। आप जब नेगेटिव महसूस करेंगे तो आपको नहीं अंदाज़ा कि आप अपने जिस्म के साथ, अपने दिमाग के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। और इस तरह के लोग, इस तरह की कोई भी फीलिंग जो कि आपको रोज़ सुबह उठ के काम पे जाने से रोक रही है, आपको अच्छा महसूस करने से रोक रही है, वो चीज़ गलत है, उसको रोकना है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, आपकी तनख्वाह, आपका लाइफस्टाइल, आपके घर में कितने पैसे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, ये सब खुशी की ज़मानत नहीं है। आपकी सेहत ज़रूर आपकी खुशी की ज़मानत है। आपको अच्छा महसूस करना है, आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छा महसूस कराना है। और मैं आपको फिर एक चीज़ बताऊं, एक ज़ाती तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कितनी भी प्लांट्स ऐड करेंगे, अगर आपकी ज़िंदगी में चाहे एक छोटा सा पौधा हो और आप उसको रोज़ाना 10 मिनट दें, नर्चर करें, उससे आपकी शख्सियत पे, आपकी ज़हनी सेहत पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपके घर में अगर छोटी सी कोई खिड़की हो, कोई भी जगह हो, अब ट्राई टू इंड्यूस प्लांट्स। एक प्लांट वहाँ ज़रूर रखें अपनी ज़िंदगी में। वो आपको मैं बता नहीं सकता, वो जो उसकी जैसे जैसे आप उसको बड़े होते हुए देखेंगे, ग्रो होते हुए देखेंगे। अभी मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे अरे यार हमारी तो इतनी परेशानी है, अभी मुझे वहाँ जाके बिल भरना है, अभी मुझे वहाँ जाके उससे ये इस बात पर आर्ग्यूमेंट करना है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें उस सूरत चलेंगी ना जब आप सही चल रहे होंगे। तो इस तरह की जो हम आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं, ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी शख्सियत बेहतर करेगी, आपकी तबीयत बेहतर करेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। और जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छा महसूस करेंगे। और पता है, मैं आपको बताऊँ, आप कोई भी काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, अगर आप अपने काम की जगह पे एक अच्छा माहौल नहीं बना सकते, अगर आप अपने काम की जगह पे खुशी का बायस नहीं बन रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। और जो वो क्या चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करें। हम लोग बहुत सारी ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने में गुजार देते हैं, लेकिन हमने जो पैसा कमाया होता है, क्या हम उस पैसे को जी पाते हैं? हम उस पैसे के आने से पहले इतने बड़े बड़े खर्चे, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लेते हैं।
अगर हमारे पास हमारा शो कुछ इस तरह के लोग, कुछ इस तरह के दोस्त हैं जिनकी ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो प्लीज़ आगे की जिम्मेदारियां सोच समझ के पैदा कीजिए, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ में है, सब कुछ आप करते हैं। एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स। मैं हमेशा कहता हूँ यू आर द सन। तो अपनी जिम्मेदारियां, जो आप अपनी जिम्मेदारियां एग्जिस्टिंग हैं, उनको बखूबी निभाइए, खुशी के साथ निभाइए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह मियां ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप ये जिम्मेदारियां पूरी कर पा रहे हैं। इस पॉजिटिव नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी हमारी किचन में। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम मौजूद हैं अपनी किचन क्वीन के साथ, जो कि आज बहुत सारा आलू लेके बैठी हुई है। आलू भी है, चिकन भी है। अरे अब कोई सलाम दुआ नहीं करती है, वेलकम बैक, खुशामदीद, इतनी ऑडियंस आपको देखी फौरन अब आलू और अंडे डबल रोटी में लग जाती है। शेफ मुनीसा, ये बहुत लोगों की कंप्लेन आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग सब? बिल्कुल ठीक है, जल्दी से हमारे शो पे कॉल करें, हमसे बात करें। और कुछ लोग अगर बोल रहे हैं तो उनको बोल दें। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ भाई, आप कोई आता है मिलने तो आप उसको सलाम दुआ तो करते ही हैं। या आपके घर मेहमान आता है तो क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, चाय, ये लो, ओके पी ली, जाओ बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये है ना, मैं इसीलिए आपके आने से थोड़ा कतरा रहा हूं। आप आए थे, यही तो मैंने किया था, आप भूल गए क्या? अच्छा शेफ मुनीसा, आज हम क्या पका रहे हैं? रेसिपी आज हम बना रहे हैं पोटैटो चिकन कटलेट्स। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि आलू बॉईल कर लिए तकरीबन 500 ग्राम, चिकन हमने यहाँ पे ले ली है 500 ग्राम। इसको हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया, इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं करा। अब हम सॉल्ट और काली मिर्च आपके सामने शामिल ठीक है। अच्छा मुझे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, हमने ये आलू बॉईल किए हैं जी, बॉईल करके हमने विदाउट एनी फ्लेवर ना? हाँ, कुछ भी नहीं शामिल किया। अब हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। और वो चिकन है, हाँ, जो कि हमने बॉईल की हुई है, बॉईल की हुई है विद लहसुन अदरक। हाँ जी, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था बॉइलिंग के वक्त, और कुछ शामिल नहीं करा, और इसको हमने श्रेड कर लिया। ठीक है, ठीक श्रेड है, कर लिया, श्रेड कर लिया, ठीक है, रेशा कर लिया, रेशा कर लिया। गुड, चलिए ठीक है, सीख रही हूँ मैं भी, वेरी गुड, वेरी गुड। हूँ। अच्छा आपको पता है ना, अगर आप ये चिकन कटलेट्स लेने आप बाजार जाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, भाई कटलस चाहिए। हाँ। कटलस कहते हैं ना ज्यादातर। कटलस। हाँ, हम भी कटलस बना रहे हैं आज। हाँ, बिल्कुल कटलस बना रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने पिज्ज़ा चीज़ ले ली है। अगर आपको वो नहीं लेनी तो आप मोज़रेला या चेडर जो आपके पास आप लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। साथ में हरा धनिया है, मक्खन है, काली मिर्च, सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला है, सफ़ेद मिर्च और लेमन जूस है। वेरी नाइस। ठीक है, तो जो है आ जाते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने इसके अंदर काली मिर्च शामिल करेंगे। शेफ मुनीसा, आज आपने मेरी थॉट ऑफ द डे के ऊपर अपना कोई एक तज्जिया पेश नहीं किया। देखिए कभी कभी इंसान को ना खामोश रहना चाहिए, अपना सिर्फ काम करना चाहिए। नहीं क्यों, आप सिर्फ इसलिए कि मैं कोई बात से बात ना निकालूं आप इसलिए, लेकिन नहीं, मुझे पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी भी किसी चीज़ के बारे में राय देती है ना, वो बड़ी वैल्यूएबल राय होती है, क्योंकि आई थिंक लोग एसोसिएट करते हैं उस राय से। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि हर तरीके के लोग इस दुनिया में हैं और आपको को एग्जिस्ट करना चाहिए। आप किसी को, आई डोंट बिलीव इन चेंजिंग पीपल, मुझे लगता है लोगों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को बदलना नहीं चाहिए। जो जिस तरह का है उसमें ही आप खूबसूरती तलाश कीजिए। देखिए जिस तरह हम लोगों ने किसी ना किसी तरह तलाश कर ली है कि शेफ मुनीसा में कुछ अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं। आप एक तो सीरियस हो जाती है ना शेफ मुनीसा, सारा एक मजा ही किरकिरा कर देती है। नहीं मैं कहाँ सीरियस हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ ना, बस आप हर वक्त कहते रहते हैं कि आप बोलती रहती है रेसिपी नहीं बताती। तो सीरियस नहीं कि पहले तो आपको कर रही थी कि यहाँ से सुन के वहाँ से निकाल दो, अभी क्यों कह रही हैं? अच्छा, कॉल फेल का तजाद आपसे ही सीखा है मैंने, है ना। आप कहते हैं कि आप वेजिटेबल खाएं, ये खाएं, फिर मैं यहाँ बनाती हूँ और असफर कुछ भी नहीं खाते हैं। दाल याद है आपको? बिल्कुल, लेकिन फिर असफर ने दाल एंजॉय की थी, बहुत मजे की दाल है ना, खट्टी हैदराबादी खट्टी दाल। अच्छा हमने इसके अंदर क्या किया कि आलू के अंदर हमने काली मिर्च, नमक, चाट मसाला और मक्खन शामिल किया है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से चिकन में भी हम थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करेंगे, क्योंकि हम चिकन आलू के साथ मिक्स नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो ये हमने काली मिर्च शामिल करी और साथ ही इसके अंदर जो है वो नमक जा रहा है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ताकि चिकन जब हम खाएं तो उसमें भी कुछ फ्लेवर आए। चिकन तो बिल्कुल पॉपकॉर्न लग रही है। वो हमने एक्चुअली इसको चॉपर में जो है वो चॉप कर लिया था ताकि जो है ना वो क्विक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर
इसको हमने वो कर लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और सुनिए डीप फ्राई हो गए ये। नहीं, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपकी अपनी चॉइस हो। ठीक है। अच्छा शेफ मुनीसा, जो कटलेट्स है उनका एक मखसूस शेप होता है ना, वो मतलब वो इतने बड़े से होते हैं, थोड़े ओवल शेप्ड के? नहीं, राउंड शेप होते हैं। बिल्कुल राउंड होंगे, हाँ। लाइक बॉल्स? नहीं, फ्लैट होता है। फ्लैट होते हैं ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ लेकिन आप अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसको तो कोई भी शेप मेरे ख्याल से आप बिल्कुल दे बिल्कुल, सकते हैं, ये तो हमने वो करा हुआ है ना, आप कोई भी शेप दे दें। अब शामी कबाब हम बनाते हैं तो हम उसको राउंड शेप ही देते हैं। बहुत से लोग अब चेंज कर रहे हैं, अब वो अक्सर जो है मदर्स चेंज करने के लिए बच्चों के लिए स्क्वायर शेप में भी उसको पूरा स्प्रेड कर लें, उसके बाद उसको कट कर लें और उसके बाद उसको फ्राई कर लें, स्टार भी कर लेते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से करते हैं। अब वो हम लोगों की आदत है ना, हम लोग लकीर के फकीर ही बने रहते हैं। हाँ, जो है वो वैसे ही पीटते जाओ। हाँ बस, तो यही बात है ना, तो वही हम फॉलो करते रहते हैं। रेसिपीज़ जो अगर रेस्टोरेंट्स में भी मिली होती है, इसमें बहुत ही स्लाइटली चेंजिंग होते हैं। कोई मसाला बाद में डाल दिया, कुछ कर दिया, रेसिपी चेंज हो गई, वैरायटी इसी तरीके से आती है। आप देखिए वही मसाले हैं, वही सब कुछ है, वही इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना। आपने आगे पीछे थोड़ा सा फ्यूजन हमें करते रहना चाहिए। हाँ। वो फ्रेशनेस बरकरार रहती है। अब इतने जज्बाती हो गए। सॉरी गिर हाथ लग गया। आज आप बहुत मेरी एक्टिंग करने की कोशिश करिए, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। देखिए क्यों नहीं, मुझसे मुकाबला करना बहुत वो देखिए मैं आपके साथ रह रहे के ना सीख रही हूँ, जिस तरह कितनी अच्छी बात है शेफ मुनीसा, रह के खाना पकाना सीख रही हूँ। बट आई होप इट्स वर्किंग फॉर यू। आई होप अच्छी चीजें सीख अब रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक्टिंग भी शुरू कर देनी है साथ साथ, जो है ना आपके साथ रह शुरू क्या कर, अब तो खत्म करने का वक्त आ रहा है। आप शुरू करने की बात कर रही हैं एक्टिंग। देखिए अभी तक एक्टिंग मेरा की तो आप talent- क्लासेस दें, अब आप प्रोफेसर बन गई हैं। देखिए अभी तक लोग नहीं जानते ना मेरा टैलेंट वो वाला, तो वो जो है अच्छी दिखाएंगे ना वो। बखूबी जानते हैं ये जानते आपका। हैं? हाँ बिल्कुल, लोग जानते हैं कि माशाल्लाह आप में कितना टैलेंट है। ये असर बताते रहती है ना मेरा जी, of टैलेंट, course, इसलिए of जो है course, लोगों को of पता course, चल क्यों गया। नहीं। लेकिन मैं अभी जिस तरह आज थॉट ऑफ द डे में आप लोगों को बता रहा था कि शमीर से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जो एनर्जी है उसको डिम करने की बड़ी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मतलब हकीकत है, बताएं, करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप कह रही थी कि मुझसे पहले आप जब इस शो पे थी तो आपके एक्सपीरियंस करती थी ऐसा कुछ? नहीं नहीं, इस शो पे नहीं करती थी। क्यों ऑनर बोल दे, इट्स फाइन, इट्स ओके। नहीं, इस शो पे मैंने शायद नहीं आप किसी की जिंदगी बेहतर कर, इट्स फाइन, आप कह सकती हैं। नहीं, इस शो पे सब अच्छे रहे हमेशा, लेकिन ऑब्वियसली सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस तरह होता है। बहुत से लोग जो हैं वो कर जाते हैं, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। मैं ये कहती हूँ कि आप दूसरों को क्यों रोकते हैं, आप अपना रास्ता बनाएं। और एक और पते की बात मैं आपको बताता ये चलूँ कि देखिए, आप जितनी कोशिश कर लें आप किसी को भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। क्योंकि जो आप अगर किसी को आगे बढ़ने से रोकते हैं ना, तो फिर उसका केस अल्लाह ताला टेकअप कर लेते हैं। और फिर तो आप जानते हैं फिर आपके साथ क्या होगा। तो कभी भी अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आए तो लाहौल पड़ा करें, क्योंकि आप किसी की भी ग्रोथ अगर रोकने के बारे में सोचेंगे भी ना तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और एक बात इस पर कहूँगी कि लोग डरते हैं कि हमें रोज़ी हम ये कह देंगे तो ये हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। वही बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वाकई रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और आप अपने हक के लिए ज़रूर बोलें। मैं कहती हूँ गलत ना करें किसी के साथ, लेकिन अपने राइट के लिए ज़रूर बोलें। अपने हक के लिए बोलना चाहिए, है ना, बोलना चाहिए ना। एक तो पता है शेफ मुनीसा का काफ और काफ अभी तक क्लियर नहीं है। इट्स नॉट हक, इट्स हक। हक। प्लीज एक ब्रेक लें और फिर फौरन से वापस आए। शेफ मुनीसा हक होता है, इट्स नॉट हक। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत म्यूज़िक, एक शानदार खाना जो यहाँ पक रहा है, और शेफ़ मुनीसा, हमने कितना बैलेंस किया हुआ है हमारा शो। ये देखें आप, शेफ़ मुनीसा की वजह से अच्छाई और ज़्यादा अच्छाई एक साथ। देखें, मैंने तारीफ की शेफ़ मुनीसा आपकी, ये मुझे मान पता है लें। आपने तारीफ करी है, मेरी तो तारीफ ही है अच्छाई और ज़्यादा अच्छाई, थैंक यू, है ना। थैंक यू। मुझे एक बात बताएं, हम लोग अब कहाँ तक पहुँचे, क्या करने वाले? मैंने बस ये कहा कि ये बता दूं सामने, हमने हाथ पे ऑयल लगाया और जो आलू लिए थे उसको हमने प्रेस करा हाथ पे। साथ में चिकन की फिलिंग हमने जो है वो उसके बीच में रखी, चीज़ हमने रखा और इसको इस तरीके से हमने कटलेट का शेप दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये अंडा है हमारे पास, हम इसको इसमें डिप करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। ठीक है, तो और हम ऑयल यहाँ पे जो है वो गर्म करने के लिए रख देते हैं। साथ तो हम ये इसमें कढ़ाई में क्या कर रहे हैं? कढ़ाई में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये यहाँ क्यों रखी आपने? मैंने कहा आपने रखी होगी। नहीं, मैं
मैं आपने- क्यों आप रखूंगा, ही मैं तो कह रहे थे कि आता मैं हूँ भी तो बनाना शुरू अरे कर मैं रहा हूँ आता हूँ तो चीज आपने ऐसी रख दी कढ़ाई। हाँ ऐसे ही रख शेफ दी। मुनीसा, ये जो आपकी एक गैर हाजिर दिमागी है ना, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान होता जा रहा हूँ। अभी प्लेट में ये प्लेट चाहिए आपको? नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए है। चौकी। ठीक है, ये हमने ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लिया। देखिए कुछ लोग जो है शेफ ना, मुनीसा सुबह कढ़ाई और फ्राई पैन रख के ना टॉस करती है कि आज मैं किस में बनाऊंगी। देखिए इस पर कि आप हर बात पे ना यकीन ना किया करें, बस ये ना कुछ भी बस इनको बोलना होता है और ये बस बोल ही रहे होते हैं, तो आप इनको इग्नोर किया करें, ठीक है। मुझे इग्नोर करें प्लीज, इस वक्त खाने पे ध्यान दें। हाँ इस वक्त खाने पे ध्यान दें, ठीक है। ये हमने इसको कोट कर लिया, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये हमारे कटलेट्स। nice. और हम इसके बाद जो है, अच्छा आपके हाथ गंदे हों तो आप कोई मसला नहीं, वॉश कर लेंगे हम हाथ, ठीक है। इसको फ्राई कर लेते हैं हम। ओफ, तेज आंच पे। हाँ देखें, नाइस। इट्स वेरी हॉट, शेफ मुनीसा आपकी शर्ट ना उसमें लग जाए आग में। ठीक है। ये देखिए सही है। बाकी जो है हम कबाब वो भी कोट कर लेते हैं साथ साथ। कबाब? ओ सॉरी, कटलेट्स। आप क्या कर रही हैं? कभी कबाब कह रही हैं, कभी कटलेट्स कह रही हैं, ऑडियंस कंफ्यूज हो गई है आज। मैं कुछ भी नहीं कह रही शेफ हूँ। मुनीसा की जो सबसे अच्छी बात है ना, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, सबसे अच्छी बात है कि खाना पकाते वक्त इनके मुंह में इतना पानी आता है, इनको कबाब कटलेट्स कबाब नजर आ रहे हैं। हाँ। है, बताएं, ये बात तो है। ऐसा ही। शेफ मुनीसा वैसे आपको खाने का शौक तो है, आप बताएं। बिल्कुल, ऑब्वियसली आप अगर शेफ हो और आप फूडी ना हो तो फिर आपका शेफ होना है ना? बेकार गया। वही बात है कि अगर आपको जो चीज़ आपको पसंद हो और आप वो काम करें तो वो काम की उसका मज़ा ही अलग होता है। लेकिन शेफ मुनीसा आप क्या बचपन से ही, आप क्या बचपन से ऐसी हैं? नहीं, आपको ये खाना पकाने का शौक बाद में हुआ? मुझे शादी से पहले खाना पकाना आता ही नहीं था। अच्छा। मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब मेरी मदर इन लॉ आई थी, अगर वो देख रही हो, तो मेरी वालदा ने उसी वक्त कह दिया था कि हमारी बेटी को कुछ पकाना नहीं आता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ससुराल में रोटियां बनाई थी तो वो समझे कि पापड़ थी, और मैं उस दिन इत्तेफाकन मेरी खाला सास भी आ गई थी, और फिर मैं वो रोटियां छुपा रही थी उनसे कि यार मेहमान आ गए, अब ये लोग खाएंगे। कि कड़क थी रोटी? बहुत पापड़ बनी थी। वो कहते रही मुझे पकाना ही नहीं आता था। बहरहाल लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, और मैंने जो है अपनी कुकिंग जो सीखी थी वो मेरी मदर इन लॉ से सीखी थी। अच्छा। उसके बाद ज़ाहिर खाने का शौक़ था। फिर हस्बैंड भी मेरे बहुत ज़्यादा फूडी हैं, उनको भी खाना मतलब पसंद है, तरह तरह के cuisines और ये सब। फिर बनाते बनाते आहिस्ता आहिस्ता फिर अब इस फील्ड में आ गए। फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरी 11 मंथ्स की बेटी थी तो उन्होंने मुझे एक जगह एडमिशन करवा दिया कलनरी स्कूल में, ठीक है। और मेरा ये उस वक्त कहना था कि मैं कैसे जाऊंगी, एक बेटी 11 महीने की और बेटा जो है वो 2.5 साल का। तो उन्होंने बोला नहीं हो जाएगा, आप बहुत अच्छा पकाती हो और आप इसको एज अ करियर लेके चलो। वेरी नाइस। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अपने बच्चे जो है उनके पास ड्रॉप करती थी, और हम क्योंकि सेपरेट रहते हैं, फिर मैं अपनी क्लासेस लेने जाती थी। फिर मेरे समझे कि मेरे जो बच्चों का बचपन है ना वो मेरी सास के पास गुजरा है, और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। फिर मैं अपनी जॉब, अपनी इंटर्नशिप्स, तो ये सब मैंने करा है इस तरीके से। और मुझे याद है कि मैं यूके की सर्टिफिकेशन जब कर रही थी तो जो है वो मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला था उसमें। लेकिन जब मैंने वो पेपर दिया, और क्योंकि मैंने जो क्लासेस ली थी वहाँ से मैंने वो सब थ्योरी याद थी मुझे, क्योंकि हमारा थ्योरी बेस्ड जल गया, अरे जल गया। शेफ मुनीसा, मैं चाह रहा था, इतनी खो गई यूके की डिग्री में, और अभी इस वक्त आप अपने घर के किचन में मैंने कहा जरा वापस ले आओ, और मैं वापस यहीं पे इंसान हूँ। एक शौक के साथ ही वापस आता है, लेकिन नहीं जला, नहीं जला। गोल्डन ब्राउन। देखिए मैं जो हूँ शेफ मुनीसा हूँ, असफर थोड़ी हूँ। हाँ हाँ, ये जो लोगों को जलाती हूँ। पॉइंट मारा है आज शेफ मुनीसा ने। तो शेफ मुनीसा, आपकी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने आपके हाथ का खाना खाया? हाँ बिल्कुल खाया। हाँ, उन्हें पसंद है, सबको पसंद है। अच्छा, उन्होंने कभी भी, उनकी एक अच्छाई बहुत मैं कहूँगी कि कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने खाना वेस्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हो, सीखते हो, तो बहुत सी चीज़ें ख़राब भी होती है, जैसे मैं वो रोटियां बताई आपको। लेकिन ना उन्होंने मुझे कभी कुछ बुरा कहा, बल्कि वो खा लेती थी। उल्टा मेरे हस्बैंड को भी टोकती थी कि खामोशी से खा लो, उसने बनाया है ना, मेहनत करी है ना। तो वो चीज़ समझे कि मुझे आगे लेके गई, उस चीज़ ने मोटिवेट किया मुझे। माशाल्लाह से इस तरह से आप लकी रही हैं कि आपको एक सपोर्टिव फैमिली, एक सपोर्टिव स्पाउस मिला। और जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, हम उनको यही सिखाते हैं कि जो मिलजुल के रहने में और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने में एक बरकत होती है फैमिली में, वो तो होती है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि एक दूसरे के ख्वाबों को अचीव करने में भी एक दूसरे की सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग रिश्ता बन जाने के बाद, शादी करने के बाद, या जब एक ससुराल का ही सारा सिस्टम शुरू हो जाता है, हम लोग अपने ख्वाब पीछे छोड़ देते हैं कि अब तो बस ये करना है। लेकिन अगर आप एक अच्छी सास बनना चाहते हैं, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ या अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हैं,
प्लीज एक दूसरे के ख्वाबों का जरूर ख्याल रखें, ख्वाब नहीं मरने चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं कहती हूँ कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। अच्छा, मतलब मैं अगर अपनी सक्सेस में देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ना होता तो शायद आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ ना होती। बिल्कुल, और दुनिया के सामने एक कामयाब शो में आपके एक भाई का भी हाथ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पीछे। तो वही बात है ना कि आप लोगों के सपोर्ट से ही तो हम बने ना, तो आप भी मर्द ही है ना, तो मेरी सक्सेस में आपका भी रोल है। आपका भाई भी हूँ शबरी सर, जो कि आप मानती नहीं मुझे कभी, आप मुझे हमेशा सौतेले भाई का दर्जा देती हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सौतेला ही सही, भाई तो है ना। ये बात, ये चीज शबरी साहब, ये चीज मुझे आपकी बहुत पसंद है। ख़वातीनो हज़रात, हमारे जो चिकन कटलेट्स तैयार है, और शबरी साहब जल्दी रेसिपी बताएं। अच्छा, हमने क्या किया कि यहाँ पे एज पर नोट करें कि मेरे एक्सप्रेशंस क्या हैं। ठीक है, हमने आलू ले लिए, उनको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद हमने इसके अंदर इसको मैश करके इसमें काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन जूस शामिल करके इसको मिक्स कर लिया, और बटर भी शामिल करा। बटर इसलिए शामिल करा कि वो इसको स्मूथ करेगा, इसका फ्लेवर इन्हांस करेगा, और जब आप इसको ये करने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे तो वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। लोगों की शिकायत होती है आलू बहुत ज़्यादा पिलपिले हो जाते हैं, वो ये रीज़न है। अच्छा, जब भी आप आलू के कटलेट्स या पराठे बना रहे हो तो आलू को बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल ना किया करें। उससे क्या होता है कि आलू में एक लेस, ऑब्वियसली पानी में जब बहुत ज़्यादा पक जाता है तो एक लेस आ जाती है उसमें, तो वो चीज़ नहीं होगी। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि चिकन हमने बॉयल कर लिया था, उसमें हमने जो है उसको श्रेड कर लिया, उसके अंदर हमने काली मिर्च, नमक शामिल किया, थोड़ा हरा धनिया शामिल कर दिया, साथ ही हमने पिज़्ज़ा चीज़ ले ली। यहाँ पर आप चेडर चीज़ लेना चाहें, मोज़रेला चीज़ लेना चाहें, ऑप्शनल है। ठीक है, हमने क्या किया, ब्रेड क्रम और अंडे ले लिए। उसके बाद हमने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया, ये आलू को हमने स्प्रेड करा, उसके अंदर हमने चिकन की फिलिंग करी, चीज़ की फिलिंग करी, उसको जो है एक पैटी का शेप दिया, अंडे में कोट करके हमने ब्रेड क्रम्स लगाए और उसको हमने फ्राई कर लिया। ज़बरदस्त, और ये एक बहुत ही खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग क्रिस्पी पोटैटो चिकन कटलेट्स आपके सामने तैयार है। ख़वातीनो हज़रात, आई एम रियली टेम्प्टेड, ये तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। थैंक यू सो मच शेफ मुनीसा। और कल क्या सिखा रही हैं? कल का हम कल बताएंगे। कल की बात कल, आज की बात आज। बिल्कुल सही है। आप लोग जाके देखिए रेसिपी कार्ड, एक ब्रेक लीजिए और फौरन से द मॉर्निंग स्टार में वापस आइए। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और एक चीज़ जो कि हम बहुत ज़्यादा आजकल ऑब्सेस्ड हो गए हैं उस चीज़ से, वो क्या है, हमारे चेहरे पे कहीं लाइंस तो नहीं है आ रही, कहीं हमारा चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा रिंकली तो नहीं हो गया, कहीं वो सैग तो नहीं करा, कहीं गाल लटक तो नहीं गए। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग हैं वो चंद एक इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं, कॉस्मेटिक हेल्प लेते हैं कि किसी तरह उनका चेहरा तरोताज़ा और लिफ्टेड लगे। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं कि जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, उससे आपका चेहरा तरोताज़ा लगेगा, लिफ्टेड लगेगा और बहुत फ्रेश लगेगा। और वो आज हमें कौन सिखा रहा है, कोई और नहीं बल्कि हमारे बहुत ज़्यादा अजीज़ योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू द शो सर। माय प्लेजर। सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मुझे सर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ों से हम अपने चेहरे को या अपनी शख्सियत को या अपने जिस्म को बेहतर कर सकते हैं। कह रहे आज आप हमें क्या सिखा रहे हैं? फेशियल योगा सिखा रहे हैं, बताइए सर। देखिए, योगा के मुख्तलिफ अक़साम हैं इससे, जिनमें से एक फेशियल योगा है, मुख योग, चेहरे का योग, और इसके 32 पॉइंट्स होते हैं। अगर उनको प्रॉपरली आप वैसे भी प्रेस करें तो रिंकल्स फ्री आप रह सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको वक्त ज़ाया किए बगैर लोगों को बताएं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लोगों का बहुत है। पहले तो देखिए, ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री हों, ताकि वो चेहरे पे आता है। किताब है चेहरा आपका, आपकी ज़िंदगी का, उसको रिलैक्स रखना हो तो इसके लिए हम पॉइंट जो लेके चलते हैं उसमें नीचे से ऊपर के लिए इसमें रिंकल फ्री हो सकते हैं। इसमें आप जो आपके आईब्रोज हैं वो लिफ्ट होंगी, आपका फेशियल जो फोरहेड है उस पर रिंकल्स नहीं आएंगे, साइड्स रिंकल्स नहीं आएंगे, चिक लाइन है उसको लिफ्ट कर सकते हैं, और अपनी डबल चिन जो है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। सर, जो नेक पे बहुत लोगों की लाइंस आ जाती है, बल्टे पड़ जाती हैं, बेल्ट्स होती हैं। वो एक खातून कहीं गई, उन्होंने लोग बहुत खूबसूरत लग रही थी, किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, उन्होंने बड़ा फेशियल कराया था, तो उसने कहा कि आपने क्या किया? कहने बस ये लोगों
खुश रहती हूँ, मैं कुर्ती नहीं हूँ, नेक काम करती हूँ। ये खातून का थोड़ा ज़्यादा कर लेती हैं क्योंकि नीचे आपके जो है नूर नहीं आ रहा, ऊपर ही ऊपर रह गया, तो नेक में नहीं आ रहा, इसके लिए और अच्छा काम करना चाहिए। तो भाई नेक के लिए ये है कि जिस तरह फेशियल फेस का करते हैं तो नेक का भी अपना तरफ थोड़ा सा हिलाया करें, स्किन जो है लूज हो जाती है और इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करता। तो योगा की तमाम नेक एक्सरसाइजेज जो हैं वो नेक के लिए बेहतरीन है, जिसमें अप एंड डाउन भी हो गई, साइड्स हो गई और थोड़ा सा बेंडिंग हो गई। तो इसको आप अगर आप डाउन 5-6 दफ़ा कर लें, ठीक है, साइड्स कर लें और ये बेंडिंग कर लें तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो रोटेशन है ये बैठ के करें और उस वक्त करें जब आपको सर में दर्द या वर्टिगो ना हो, ये ज़रा थोड़ी डिप। मैं अपना मुंह इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा पता है कि आज मेरी ऑडियंस को मुझे सोफे में ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मैं बिल्कुल एक सोफे का हिस्सा बन चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत बर्दाश्त करनी चाहिए। जब कभी हम किसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं तो या तो वो चीज़ हमें खो जाती है या हम उसमें खो जाते हैं। राजू सोफे में खो गए। मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले अगर फेस पे काम करना है या और बहुत सेंसिटिवली आपके हाथ बिल्कुल सैनिटाइज हों तो मैंने सैनिटाइजर रखा हुआ है। पहले मैं अपने हाथ को सैनिटाइज खुद करूँगा ताकि इसमें पोर आपके जो है बिल्कुल साफ होने चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने इसमें सादा पानी बिल्कुल रखा है, ये मिनरल वाटर है और इसमें मैंने कुछ पत्तियां डाली हुई हैं, गो के पुदीने की हैं, धनिए के। फिलहाल आप इसमें गुलाब के फूल की पत्तियां भी डाल सकते हैं, जैसे आप पसंद फरमाएं। ठीक है, जब ये हो जाए तो आपने करना क्या है, बहुत सिंपल टेक्निक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे ही देखिए, मैंने फोरहेड को ओपन किया, मैंने अपने हाथों को इस तरह गीला किया और मैंने इस फोरहेड को यहाँ से प्रेस करते हुए 1 2 3 और डैम्पल पे आके 4, ये आप 3-4 दफ़ा करें। आप महसूस करेंगे कि आपका जो फोरहेड पे लाइनें हैं, इसमें खींचना नहीं है, प्रेस करना है, प्रेस करना है। ठीक है, ये फेशियल पॉइंट्स हैं। अगर आपको फोरहेड को ऊपर लेके जाना है तो आपने इंडेक्स फिंगर के अंदर पानी लगाया हल्का सा और पहले बिल्कुल जहाँ से ये 1 2 3 जहाँ से ये ड्रॉप हो रहा है और 4, ये 4 पॉइंट हैं जो आपके आईब्रोज को लिफ्ट करेंगे। अगर आप आईज को लिफ्ट करना चाहें तो रिंकल्स अंदर से शुरू करते हैं, 1 2 3 और 4। ये अगर आप 2-3 दफ़ा रोटेट करते रहें तो आपकी आईज जो है ना स्पार्क करेंगी और अच्छी लगेंगी। अब अगर आते हैं नाक पे और आप समझते हैं कि भाई नाक ज़रा, मेरी तो खैर वैसे भी मोटी है, और तो अगर आप नाक को पतला करना चाहें तो क्या करें, इंडेक्स फिंगर को लें और नोज़ के नीचे रख के ना इसको थोड़ा सा ऊपर रखें, यहाँ प्रेस करें थोड़ा सा, नाक पतली भी हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, वाह। इससे नीचे आए तो लेफ्ट लाइन हमारी है, इसका बहुत बेहतरीन टेक्निक है। अच्छा, हर दफ़ा मैं क्यों पानी लगा रहा हूँ कि मेरी उंगलियां जो है ना जब यहाँ पे आए तो ये ड्राई ना हो। मैंने यहाँ रखा और देखें, ये रख के मैंने इसको हल्का सा ऊपर किया और मुंह खोल लिया। ये आपके लेफ्ट लाइन को कवर, इसमें कभी भी यूँ नहीं करना है, वो तो और स्किन खिंच जाएगी। इसको यहाँ रखें और अगर ये आप नहीं कर पा रहे तो इसका दूसरा हल बहुत खूबसूरत है। लोअर लिप्स को अपर लिप्स की तरफ लाएं, इससे आपका जॉ जो है ना ये पतला हो जाएगा और ये सब रिंकल्स, आपकी जो नेक है डबल चिन खत्म हो जाएगी। सर ये कितनी दफ़ा करनी है? हर पॉइंट को आपने कम से कम 3 दफ़ा रिपीट करना है। ओके। मैं यहाँ पे क्योंकि वाटर के साथ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ये जैसे जैतून का तेल है, ठीक है, इसको लेंगे तो अब आप इसमें स्क्रैच कर सकते हैं, यानी अब आपने हल्का सा मूव कर सकते हैं, लेकिन आप मूव करेंगे तो बहुत लाइट करेंगे, ठीक है। और यहाँ वाले पॉइंट को भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो ऑयल के साथ रोटेशन होगी, पानी के साथ कंप्रेस करेंगे और तमाम योगा की जो एक्सरसाइजेज हैं आप वो लेंगे और उसको करेंगे। अब बाद में आपने इसको यूँ साफ़ नहीं करना है कभी भी, ठीक है, आपने इस तरह साफ़ करना है। अच्छा, डैप करना है खाली, ठीक है, ठीक है। लास्ट बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वो है आपकी एक ब्रीदिंग जो आपको रिवर्स एजिंग करती है। इसको कहते हैं 4x4। ओके। जैसे आप सांस लेते हैं ना, ये फुल और इसको आपने झटके से लेने 4 दफ़ा। 4x4 एंटी एजिंग ब्रीदिंग है और ये रिवर्स एजिंग करती है। और सर ये किस तरह कब करनी है? ये आप खाली पेट जब, हाँ मुझे पता है इसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है सर अभी एज बहुत दूर है मेरे से, अब क्या बिल्कुल। देखिए मैं इसलिए अपनी एज बताता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई इससे फ़ायदा है, मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि जब मैं 60 को क्रॉस कर चुका हूँ, 60 प्लस में हूँ, तो मैं कैसे फिर
60 प्लस। आई एम 62 बाय द वे ओरिजिनली। ये मैं मान ही नहीं सकता, आप क्या बात कर रहे हैं यार। मैं अब जब भी तो ये काम कर रहा हूँ। 62, इट्स अनबिलीवेबल। एक्चुअली सन 60 में पैदा हुआ। मुझे जरा योगी वजाहत साहब का आईडी कार्ड देखने का मौका दे। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक के पीछे वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अगर आप भी योगी वजाहत साहब की तरह एज करना चाहते हैं, जबकि आई थिंक कोई भी आपकी एज हो उसको अच्छी तरह अगर आपने जी रहे हैं और अच्छी तरह जिया है तो एज इज जस्ट अ नंबर। और वैसे भी आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स एक्चुअली हाउ यू फील एट वट एवर एज यू आर एट। सर 62 में तो हैरान रह गया हूँ, आई डोंट बिलीव इट। लेकिन सर मैं तो आपकी तरह आई वुड वांट टू एज लाइक यू। देखिए पहले तो लफ्ज एज को छोड़ दें। एज दुनिया में नहीं होती, ठीक है। आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर, ठीक है ना। और इसके लिए एक पूरी साइंस है योगा में, इसको कहते हैं कायाकल्पा, रिवर्स एजिंग। कायाकल्पा, स्टॉप एजिंग नहीं। मैंने अभी आपको सिखाया है स्टॉप एजिंग, यहाँ पे यंग लगेंगे। बट एक और साइंस है जिसको मैं करता हूँ, वो डे बाय डे में यंग हो रहा हूँ। यानी आप मुझसे 2 साल के बाद मिलेंगे तो शायद मैं आपको और ज़्यादा 58 का नजर आऊँगा। रिवर्स में जा रहा हूँ ना, इसको कहते हैं कायाकल्पा। ये एक साइंस है, प्रूवन साइंस है, जिसको किया जाता है। इसमें खाने का ख्याल रखा जाता है, बैक बैंडिंग एक्सरसाइज बहुत होती है। तो रिवर्स एक्सरसाइज जो भी करेगा वो यंग रहेगा। फॉरवर्ड बैंडिंग में एनर्जी बढ़ती है, रिवर्स में आप और ज़्यादा यंग हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा जितने भी हमारे बैकवर्ड पोजेज हैं वो करता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक मैजिक दिखा देता हूँ और मैं इसका मुजाहरा यहीं कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, एक सिंपल सा फेस है मेरा, लेकिन मैं अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने फेस पे लाता हूँ और सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक करूँगा। अभी आपको ये लाल गुलो गुलजार नजर आएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ ये यहाँ रखा है और मैंने इसको एक खास तरीके से प्रेस किया है और ये टेक्निक बड़ी मजे की है। अभी आप नहीं करेंगे, नहीं करूँ, मैं कर रहा हूँ। और अभी ये थोड़ी सी देर में एक रिजल्ट दे देंगे जिसमें आपको पता चल जाए कि मैंने क्या किया है। और सर नीचे रख के, हाँ थोड़ा सा मुझे डाउन करना पड़ेगा। और अब जब मैं आपके सामने आऊँगा ये बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। एंड आई थिंक आप देख रहे होंगे कि ये लाल हो चुके हैं। जी पिंक हो गया बिल्कुल, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ख़ास टेक्निक को इस्तेमाल किया है। ये टेक्निक मैं जहाँ पे भी इस्तेमाल करूँगा काम हो जाएगा। तो अब मैं ये तो सब नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो रिंगल्स पड़ जाएंगे। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, अपने हाथों को इस तरह रिगड़ा करें और जहाँ पे आपको रिंकल्स लगते हैं ना वहाँ पे इस हाथ को रख लिया करें। कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने नेचुरल आयरन कर दिया है, रिंकल्स गायब हो जाएंगे। अपने हाथों की गर्मी को अपने चेहरे पे लाएं ताकि डेड सेल जो हैं उनको एनर्जी मिले या सेल्स को एनर्जी मिले, उतनी जल्दी डेड ना हो और डेड सेल बहुत अच्छी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि फेस आपका बेहतर रहे, ग्लो करे, तो आप अपने हाथों की गर्मी को अपने चेहरे पे रखना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप और अगर सर इसको आप एट अ यंगर एज से ही स्टार्ट करें तो शायद आए ही नहीं। आई थिंक यंगर एज में तो देखो ना स्किन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो चलता है। जब ये एज खराब होने लगे क्योंकि उस एज को अगर आप उस स्किन को छेड़ेंगे वो भी गलत है। लेकिन अगर इतनी बेहतर है, हाँ। लेकिन सर अगर ठंडे इलाकों में आप जाए तो वहाँ जो यंग लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको बड़ी जल्दी उनकी लाइनें पड़ी हुई होती हैं। ड्राइनेस इसके लिए मुद्रा है एंटी एजिंग का, ये लगा लें, पानी का मुद्रा है जी। अपनी छोटी उंगली को अंगूठे के साथ टच करें, या आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देगा। तो जब आपकी स्किन ठीक तरीके से वाटर उसको मिल रहा है तो आप ड्राई नहीं होंगे, और ड्राई नहीं होंगे तो आप यंग रहेंगे। तो ये कमाल है। और आई थिंक ये सीखना चाहिए, इसलिए कि जब हम कायाकल्पा करते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं आप यंग नज़र आना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप जब यंग होते हैं तो आपकी किडनी भी सही काम करती है। आप जब यंग होते हैं, जब एज होती है तो फिर हमारी किडनी खराब होती है ना। बिल्कुल सही। तो कायाकल्पा का फिलॉसफी ये नहीं कि आप खूबसूरत नजर आए, ये है कि आपकी किडनी वैसी हो जैसे कि 25 साल में थी, जैसे कि 24 साल में थे, आप जैसे कि 20 साल में थे। तो योगी जो हैं वो बिलीव करते हैं कि 120 साल हमारी जिंदगी होती है नॉर्मल। इससे पहले अगर हम गए तो हमारी वजह है। सर यहाँ तो लोग हाफ में चले जाते हैं। ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि इदारों में हमें ये सिखाया जाता है कि कामयाब होना पैसे के मामले में कैसे है जी, बट कोई यूनिवर्सिटी हमें ज़िंदगी गुजारना नहीं सिखाती। कितनी सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली आई एग्री। ज़िंदगी गुजारने का भी फ़न है। योग ये सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। दुख तो मुझे भी वही मिलते हैं जो आपको मिले होंगे, उदास मैं भी वैसे ही होता हूँ जैसे आप होते हैं, लेकिन मुझे झेलना आता है, मुझे उनसे खेलना आता है। मैं ज़िंदगी बसर करता हूँ, गुजारता नहीं।
अब बड़ा अच्छा मुझे बता दे बसर बशर वो जब जिंदगी बसर कीजिए, गुजर तो सबकी जाती है। जिंदगी गुजारना नहीं है, जिंदगी तो सोते सोते भी गुजर जाएगी। बिल्कुल हम बशर हैं तो हमें बसर करना है। जानवर की गुजरती है, बसर हमेशा बशर करता है। कितनी सही बात है। और मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी सर ज़िंदगी से दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे जो हम उम्मीदें बांधे बैठे होते हैं और वो उम्मीद अगर पूरी ना हो तो एकदम से आप खूबसूरत बात याद दिला दी आपने। और जिस महफिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र हो जाए वो बहुत बाबरकत होती है। बेशक मैं अपने मौला अली का जिक्र करता हूँ। मौला फरमाते हैं कि इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। याद रखिए, जितनी उम्मीदें लगाएंगे ना दुख उतने बढ़ जाएंगे। उम्मीदों को किसी डिब्बे में बंद करके पानी में डाल दीजिए। इंसानों से वही सीखिए कीजिए जो वो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे वाबस्ता होते हैं, दुखों की अगर बात हो तो उस घराने पे क्या कुछ नहीं गुजरी। बेशक अगर उम्मीदें बांधनी थी तो सभी उनके साथ होते, 72 क्यों होते? उम्मीदें नहीं बांधी थी, लिहाजा 72 साथ थे और वही काफ़ी थे। लिहाजा इंसानों से उम्मीदें ना बांधिए, वो दुख देंगे। आप कोशिश करें कि अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करें कि सुख आपके पास खुद चल के चला आए। वेरी वेल सर जोगी वजह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा बहुत ज़्यादा हमारे शो को एक कलर देते हैं, एक सोच देते हैं, और जिस तरह हम हमेशा सुबह कहते हैं एक नया जज्बा, एक नई उमंग इन्हीं बातों से मिलती है। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अब एक बहुत ही दिल से दिल तक एक हार्ट टू हार्ट सेशन होने चला जा रहा है। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ मेरे एक बहुत ही करीब, एक बहुत ही पुराने दोस्त से, जिन्होंने हमेशा दिल से काम किया और हर वो चीज़ की जिसमें वो दिल से एक बिलीफ रखते थे। हम लोग बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में अपने काम करते हैं, करियर्स बनाते हैं, लेकिन उन चीज़ों में करियर्स बनाते हैं जो कि हमें लोग बताते हैं कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लोगे तो वैसा हो जाएगा। लेकिन ये जो शख्सियत आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, इन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी है और जो भी काम किया आज तक उसके अंदर अपना एक पर्सनल टच डाला, अपने ज़ाती तजुर्बात डाले और उस चीज़ ने आप लोगों के दिलों में घर के। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिदायतकार हैं, बहुत ज़्यादा टीवी कमर्शियल्स बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। उसके बाद म्यूज़िक वीडियोस पे गए, फिर उन्होंने एक फ़ीचर फिल्म के अंदर भी कदम रख लिया और वो ऐसी फ़ीचर फिल्म बनाई कि जिसने पूरी दुनिया में बेतहाशा अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे नॉमिनेशंस पाए और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में उसका नाम पिछले सालों की सरे फहरिस्त आता है। मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही करीबी मिस्टर साकिब मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सुबह सुबह इतने अच्छे अल्फाज सुनकर मेरा दिल जाग गया है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर खुशामदीद शो में हम आपको। शुक्रिया सर। एक तो सुबह सुबह वक्त निकालना भी एक आपके लिए तो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब भी आपके साथ काम किया है सुबह 4 बजे का कॉल टाइम है, 5 बजे का कॉल टाइम है और सारी टीम से पहले आप सेट पे मौजूद होते हैं। मुझे एक बात सबसे पहले, जो मेरा पहला सवाल आपसे, हम शुरू करेंगे लेटेस्ट चीज़ से जो कि बाजी वाज सच ए ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी हिट थी। लेकिन सर जब बाजी बन रही थी, ऑफ कोर्स चूंकि मेरा आपसे एक गहरा पुराना ताल्लुक है, मैं सेट पे आता था वाइल्ड शूटिंग्स एंड ऑल, मैंने पहली दफ़ा आपके अंदर एक अनसर्टेनिटी देखी थी जो कि मैंने आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स में कभी नहीं देखी। यू वर ऑलवेज श्योर, आपको पता था, लेकिन बाजी में एक अनसर्टेनिटी आपके अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर थी। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है एक फ़िल्म बनाना, क्योंकि मेरी पहली फ़िल्म थी, मैंने लॉन्ग फॉर्मेट पे कभी काम ही नहीं किया था। लॉन्ग फॉर्मेट से मतलब हम कमर्शियल्स करते हैं, फिर कमर्शियल्स 1 मिनट के होते हैं, 30 में म्यूज़िक वीडियोस 4-5 मिनट के होते हैं। तो एक फ़िल्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, फिर एक इतनी बड़ी कमिटमेंट है। तो ज़ाहिर है उस ज़माने में आपको याद है मैं आपसे भी एडवाइस ले रहा था, एक पॉइंट पे आप मेरी टीम में शामिल भी होने वाले थे, बोथ एज एन एक्टर एंड एज अ कंसल्टेंट। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी और एक कन्फ्यूजन थी कि यहाँ करूँ, वैसे करूँ, ऐसे करूँ। फिर जो सबसे बड़ा जो मसला था कास्टिंग का, आपको याद है जी समझे कि उसने मेरे लिए बहुत एक एंजाइटी क्रिएट की थी, क्योंकि लोग अग्री हो जाते थे फिर गायब हो जाते थे, फिर किसी के कुछ मुतालबात होते थे। तो वो जो एक कन्फ्यूजन थी ना कास्टिंग प्रोसेस में, आप बिलीव करें कि फिल्म शुरू हो गई थी, फिल्म की शूटिंग का पहला स्पेल जारी था
और जो मेरी हीरोइन थी उनको आपको चेंज वो 3-4 दफा चेंज हो चुकी थी और फाइनली तो चौथी बार जिन्होंने एग्री किया था उन्होंने भी बैकआउट कर दिया राइट इन द मिडल ऑफ द शूट। अब क्यों बैकआउट किया ये आप खुद इसके बहुत सारे सवालात मेरे दिमाग और में बहुत भी सारे सर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप जो बात करें, जो आखिरी जो आपकी हीरोइन थी जब उन्होंने मैं मीरा की नहीं बात कर रहा, मीरा की टाइटल रोल और तो मीरा का था लेकिन जो एक कन्वेंशनल जो हीरोइन थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो नेहा का रोल जो अल्टीमेटली आमना इलियास ने प्ले किया था। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से सब मुझे ऐसा लगता है जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। अमेजिंग। और आमना ने बे इंतहा अच्छा उसमें काम किया और आई थिंक यू नो इट्स अ फेदर इन हर हैट completely. Absolutely. आमना इस वक्त श्रीलंका में छुट्टियां गुजार रही हैं। जी। एंड आई थिंक शी इज यू नो बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ बाजी। और मैं आपको बताऊं कि आमना जिस तरह फिल्म में आई वो इतना कोई ड्रामाई एक मंजर था कि लास्ट मिनट लिटरली लास्ट सेकंड पे वो फिल्म पे आई एंड उनको स्क्रिप्ट वगैरह किसी चीज़ का नहीं पता था। शी ट्रस्टेड मी एंड शी केम एंड आई थिंक उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था वो रोल। सो मेरे लिए मैं कहता हूँ वो एक फरिश्ता थी। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये भी है कि सर जितनी भी एक जिस तरह की अफवाहें निकल रही थी उस वक्त कि इस वजह से नहीं कर रही, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बाजी में नेहा का रोल अगर मुझे ऑफर हुआ होता, अगर मैं एक फीमेल एक्टर होता तो मुझे एक इंटिमिडेशन होती कि मीरा तो पूरी फिल्म खा जाएगी। आपने बिल्कुल ये बात सही की। और बाकी जितनी भी एक्ट्रेसेस थी कोई 3-4 थी जिनसे बात हुई थी, पक्की हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट तक साइन हो गए थे, उनको बस ये डर था कि मीरा के साथ हम कहाँ कितना नजर आएंगे। और यू नो बिकॉज मीरा की एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो आप अपना मकाम बना सकते हैं। और आमना ने भी बहुत जम के मीरा के सामने परफॉर्मेंस दी। सर इट्स सरप्राइजिंगली बट नॉट सरप्राइजिंगली फॉर मी बिकॉज आई हैपन टू नो यू, लेकिन जो अवाम है उनको नहीं पता साकिब मलिक हैज़ दिस अमेजिंग सेंस ऑफ म्यूजिक और आपकी फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ सर, मैं जिस तरह निसार बज़मी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था जो कि उनके आखिरी इंटरव्यूज़ में से एक था, उन्होंने कहा कि मैं जब उमराव जान बना रहा था तो मैं रूना लैला को ढाका से यहाँ पे आई हुई थी तो उनके साथ पूरा एल्बम किया, लेकिन सुपर हिट गाना वो हुआ जो मैडम नूर जहां का था। उस एल्बम में एक ही गाना था जो बचा था वो हिट हुआ। इसी तरह से आपके भी बाजी के एल्बम में देयर वर सो मेनी सॉन्ग्स लेकिन सुपर हिट तकवे हुआ। बिल्कुल, आप बिलीव करें कभी नहीं सोचा था। अभी भी उसके कुछ 10.1 मिलियन प्लस हिट्स आ गए सबसे और वो और मैं हर दफ़ा देखता हूँ तो 100,000 हिट्स और होते हैं। हम बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमने बड़ा एक वेरीड म्यूज़िक लिया था, लेकिन ये गाना जो है ना ताफू साहब जो हमारे लेजेंड हैं, जो हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन दौर के आई थिंक शायद वाहिद बड़े मौसीकार हैं जिन्होंने 1970 से स्टार्ट लिया था और सुनवे बलोरी अखवाले और इस टाइप के उन्होंने अमेजिंग गाने किए थे। उनसे मैंने एक ख़ास गाना बनवाया था और मुझे पता था कि ये गाना चलेगा, लेकिन इतना बड़ा हिट होगा तकवे। मुझे आप कास्ट सुनवा सकते लेकिन थोड़ा सा शायद आपको सेंसर का मसला हो। क्या नहीं सर, यहाँ सेंसर जब मैं हूँ होस्टिंग पे तो सेंसर पे क्या। हाँ ये भी है। ख़वातीन और हज़रात, वी आर इन कन्वर्सेशन विद मिस्टर साकिब मलिक। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वील बी राइट बैक। तो सेंसर क्या आदत। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, वी आर इन कन्वर्सेशन विद मिस्टर साकिब मलिक। और अभी ब्रेक में मैंने साकिब साहब को फंसा दिया। मैंने कहा सर हाउस में शूट करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा लेकिन अगर मैं आपका टीवीसी कर रहा होता तो आप मुझे ये इस सेटअप में तो कभी ना पहनाते। बताएं। भाई हर चीज में मर्ज हो रहे हैं, अपना स्टार को निकलना चाहिए, मतलब सोफे में घुसना तो नहीं चाहिए। लेकिन देखें ये एक कॉन्शियस एफर्ट था। आई जस्ट वांट यू टू शाइन टुडे। You are looking beautiful. Thank you so much. You really are. And you know, as far I've known you, मैं आपको शायद जब आप 17-18 साल के पहले दिन से आप जानते हैं। पहले दिन से जानता हूँ जब आपने पहली दफा स्क्रीन के सामने आए थे। एक मशरूब का एड था, सॉफ्ट ड्रिंक का था। हाँ, जो मैं अपनी उर्दू बड़ी अच्छी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। So you know, and आज भी आप बल्कि यू आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच। यू लुकिंग सो गुड। थैंक यू। और मैं आपको बताऊं मेरा जो पहला टीवीसी था, मेरा पहला कैमरे के साथ जो इंटरेक्शन था वो साकिब मलिक साहब की डायरेक्शन में था। एंड उसके बाद कहते हैं देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक एट ऑल। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं साकिब, आपको यकीन नहीं आएगा।
उससे 3-4 दिन पहले ना मुझे एक लाल शरबत ने बुक किया था, राइट। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने मुझे, और मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने कहा वाओ, यू नो आई एम एक्चुअली टेकिंग ऑफ। और आप सोचिए मैं इतना दिल बर्दाश्त हो गया जब शूटिंग सुबह मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। Oh my। एंड आई डिडंट नो कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक थी, जिस लाइक अ मल्टीनेशनल सॉफ्ट बिल्कुल। ड्रिंक, इसकी 4-5 कैंपेन लाइंड अप थी, बिल्कुल। जिसमें सरमद खुसट भी थे, और आप बाकायदा उसमें पड़ा, और कितने लोगों ने उस एक एड ad से से डेब्यू किया था। उसमें था। सनम बलोच, तूबा, सारा गिलानी, उमायमा मलिक, सरमद ऑल्सो, सरमद खुसट थे ऑल्सो उसमें, ऐड उन्होंने पहली बार किया था। देखिए ये किस्मत की बात होती है, और मैं ज़िंदगी में अगर मैंने एक तजुर्बा हासिल किया है वो ये कि कभी इंसान को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, Absolutely। या कभी क्या कहते हैं हौसला नहीं, लेकिन साकिब मुझे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कल आपके लिए कोई भी दरवाज़ा खोल सकता है। साकिब जरा आज हम सुबह में एक हमारा जो थॉट ऑफ द डे था, हम ये था कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिम योर लाइट। Yes। और ऑफ कोर्स आप जिस बिजनेस में, इट्स अ वेरी एम्बिशियस बिजनेस, of एक बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू आउटडू ईच अदर। True, ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, हैज एवर देयर बीन पीपल इन योर लाइफ जी। ट्राइंग टू डिम योर लाइट? Constantly in not in my, well in my personal life also, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिंदगी में दोस्त आए जो अल्टीमेटली कंपेटिटर बन गए, या वो मुझे उस निगाह से देखने लगे, और फिर यू नो जो आपके सबसे करीब होता है ना, वो आपको सबसे ज्यादा जानता है। बिल्कुल। तो उन्हीं को पता है कि आप वो कौन सी चीज़ें जो आपको दबा सकती हैं या आपको हर्ट कर सकती हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अब प्रोफेशनली भी ये हुआ, और प्रोफेशनली तो ऑल द टाइम होता है। यहाँ पे तो हमारा निज़ाम ही यही है कि और पीछे मुड़ते ही सबकी बिल्कुल। तो ये बहुत है, इसलिए आपको एक तो बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग एक विल और दिल रखना चाहिए, और यू हैव टू बी रियलिस्टिक कि ये होगा, और आप सबसे बना के रखें, सबसे पोलाइट हों, लेकिन किसी के साथ इतनी फ्रैंकनेस ना करें कि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, आपको फॉर ग्रांटेड ले। लेकिन साकिब मुझे एक बात बताएं, कभी क्या ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा हुआ, यू नो आई थिंक आपकी प्रोफेशनल जर्नी जो है वो बहुत सारे लोगों को पता है, जी। लेकिन यू नो डाइवर्टिंग इट टू स्लाइटली पर्सनल एंड की तरफ, कभी कुछ ऐसा हुआ कि यू नो प्रोफेशनलिज्म की वजह से, इतने काम की वजह से कुछ रिश्ते छूट गए आपके हाथ से? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि हम ये फील्ड जो है बहुत इतनी डिमांडिंग है, यू नो। अब एज यू नो कि आई एम you know been in this field for 35 years and I'm not married। मुझे टाइम, जब मेरी शादी करने की उम्र थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला, और इतनी चीज़ें होती रही थी कि अब पिछले साल आके जब कोविड हुआ है तो मैंने सांस लिया है, तो अब हो सकता है कुछ हो जाए, आप मेरे लिए ढूंढें। So please, it's never too late। क्या मतलब है? I think किसी भी चीज का मेरे ख्याल से कोई टाइम नहीं होता। बिल्कुल। आई थिंक जिंदगी में आप जब जो करना चाहें आपको करते रहना चाहिए, चाहे वो पर्सनल एंड पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल एंड पे हो। एज तो कभी आपके लिए एक बैरियर नहीं बन सकती, हर जगह बननी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा साकिब मुझे एक बात बताएं, यू नो आप एक इतने यू नो 35 साल से आप काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको एक विजन है, एक इंटेलिजेंस है, क्या आपको आप ये आराम से तज्जिया कर सकते हैं कि आपसे कौन किस वजह से मिल रहा है? कोई सिर्फ आपसे आपकी पोजीशन की वजह से दोस्ती रखा हुआ है, या आप ये मतलब इज इट इजी फॉर यू टू? नहीं, तजुर्बा आपको बहुत कुछ बता देता है, और अब तो बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि कौन आपसे किस लेवल पे क्यों दोस्ती कर रहा है, कर रही है। तो इट्स क्लियर, मगर मैं माइंड नहीं करता। उसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि हर इंसान मौका ढूंढता है, हर इंसान कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है कि वो अपने लिए बेहतर कुछ कर सकें। तो भाई अगर कोई किसी मतलब के साथ मुझसे 2-4 जुड़ना चाहता है या बात करना चाहता है, तो आई एम ओके विद दैट। प्रॉब्लम मेरा है कि मैं अपने आप को कभी इतना डिपेंडेंट ना करूं या उस लेवल पे ना जाऊं। एक अपना इंसान को मयार रखना चाहिए, और सबसे बातें करनी चाहिए, सबसे रिश्ते जोड़ने चाहिए, और जिस किसी की आप मदद कर सकें एक अच्छे तरीके से करें, और नॉट ये वाले तरीके से। वो काम मैंने कभी नहीं किया। आई नो। लेकिन अच्छा साकिब मुझे एक बात बताएं, यू नो आप लव में गुम बन रही थी, दैट वाज योर फर्स्ट आई थिंक स्टिंट फॉर अ फीचर फिल्म। नहीं, उससे पहले मैंने मैं हूँ शाहिद अफरीदी के लिए एक आइटम नंबर किया था, आपको याद होगा। नहीं, महानूर और हुमायूं सईद का। जी, क्लब नंबर ही कमी है। यस आई रिमेंबर। उसके बाद लव में गुम का गाना किया था। आई थिंक इट कुड बी द अदर वे अराउंड, बट साकिब यू हैव नो, आई थिंक इट इज द अदर वे अराउंड। आई थिंक पहले लव में गुम का एक वो टाइटल सॉन्ग था। जी सब मुझे तो ये पता है कि आपको हमेशा से यू हैव दिस ऑब्सेशन फॉर लॉलीवुड सिंस डे वन। और मैं कभी अगर आप में से कोई हमारा शो देख रहे हैं जो कभी अगर साकिब अली की फीड देखे,
तो कभी अगर कोई सिनेमा टूट रहा होता है तो साकिब का एक हार्टफेल्ट नोट होता है कि वहाँ क्या दिन गुजरे थे. एंड यू नो आई ऑलवेज शेयर इट साकिब, यू नो वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री लेफ्ट हु वुड एक्चुअली फील दैट पेन कि ये जो बिल्डिंग थी जिसने हमें इतने ख्वाब दिए थे, हम वो पोस्टर्स देखते थे, हम वो जो एक फीलिंग आती थी तो उसका. मुझे एक बात बताएं साकिब, आपने शुरू दिन से ही अज़म किया हुआ था कि आपने फीचर फिल्म बनानी है? जी, मैंने पहले बहुत अर्ली इन लाइफ मुझे पता था कि आई एम इन लव विद सिनेमा. द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू द सिनेमा, आप बिलीव करें मैं पहले भी ये कई बार इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि मेरे बचपन का जो फेवरेट एक एक्टिविटी होती थी ना कि मुझे कोई गाड़ी में बिठा के बंदर रोड की सैर करा दे, मुझे सारे सिनेमा दिखा दे ताकि मैं सारे वो स्टिल्स देख लूँ. तो वो मेरे लिए, और उसके बाद हाउसफुल साइन, मुझे पता नहीं हाउसफुल साइन देख के बड़ी खुशी होती थी. तो ये मेरा बचपन से एक शौक़ था और मैं फिर इस फील्ड में भी इसीलिए आया क्योंकि मैं फिल्म बनाना चाहता था. लेकिन जाहिर है जब मैं आया था लेट 80s में, तो इंडस्ट्री काफ़ी डिक्लाइन में थी, लाहौर में थी और कोई तरीका नहीं था. मैं अमेरिका से पढ़ कर आया था कि मैं अब रीजनल काम अप्लाई कैसे करूँ. तो फिर मैं एडवर्टाइजिंग में चला गया, फिर कमर्शियल्स में आ गया, म्यूज़िक वीडियोज़ में आया. लेकिन वो ख्वाब हमेशा मेरे साथ था और 3-4 दफ़ा फिल्म बनते रह गई और फिर फाइनली 2019 में बाजी रिलीज हुई. और आई थिंक यू नो व्हेनेवर इट्स डेस्टिन्ड टू हैपन इट शैल हैपन. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन कन्वर्सेशन विद मिस्टर साकिब मलिक, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा. आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, वील बी राइट बैक. वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर साकिब मलिक. साकिब, आपको हमेशा से, जरा अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले लॉलीवुड की बात कर रहे थे, लाइकिंग ऑल ऑफ दैट. आई एम श्योर दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि आपके टीवी कमर्शियल्स में या आपके म्यूजिक वीडियोस में फिल्म स्टार्स की एक प्रेजेंस होती थी जो रियल फिल्म स्टार्स थे लॉलीवुड के. हाँ, एक हद तक. आप अगर आप कोई बेवरेज का ऐड कर रहे हो, कोई शैम्पू का ऐड कर रहे हो, कोई ब्यूटी का क्रीम का ऐड कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक फिल्म एक्ट्रेस हमेशा से मौजूद होती थी. कोई सोप में आप एक फिल्म एक्ट्रेस को लेते थे. देखिए, जहाँ तक एडवर्टाइजिंग का ताल्लुक है तो अगर कोई ऑलरेडी स्टार है तो उसमें हमारा हाथ नहीं होता. वो ऑलरेडी क्लाइंट. ये मैं सारी बात करूँ पर्सनल लेवल पे. ये दैट यू नो बीइंग ओवरजॉयड. ओह या मुझे हमेशा खुशी हुई. मैंने सारे स्टार्स के साथ काम किया है. बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया जो बाद में जाके स्टार्स, बहुत बड़े स्टार्स बने. You included. Oh, thank you so much. So, Atika, starting with Atika Odo. So, you know, I've had that privilege. And लेकिन सर, बट आपने आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली to work with उर्मिला from across the border. उर्मिला and Nandita Das. And Nandita Das also. जी. मुझे एक बात बताओ, दोनों का सिनेमा बहुत मुख्तलिफ है. उर्मिला का भी, नंदिता दास का भी. और of course रेशम was also in that picture. अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या फर्क महसूस हुआ as a director कि इन खवातीन में वो क्या चीज़ की ज़्यादती या कमी है जो हमारे एक्टर्स में नहीं है? नथिंग रियली. देखिए, हमारी जो फिल्म स्टार्स उस दौर की थी, स्टूडियोज पे जिन्होंने काम सीखा था, उनकी सेंस ऑफ टाइमिंग, उनकी मेहनत और उनका जज्बा आउट क्लास. अभी भी आप किसी के साथ का रीमा, मीरा, रेशम, साइमा, किसी के साथ काम करें, उनके लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, आईडी ऑन हाउ टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बहुत अच्छा है. काम के वक्त सिर्फ काम की बात होगी. उर्मिला आई थी क्योंकि मैंने म्यूज़िक वीडियो किया था फ्यूजन का, वो लाहौर आई थी. और वो जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पहली दफ़ा थॉ हो रहे थे बिफोर द क्रिकेट मैचेस, तो ये इंडिया से आए थे टू पाकिस्तान टू शो सॉलिडारिटी और फ्रेंडशिप. तो एक वो म्यूज़िक वीडियो था, तो उसमें उर्मिला केम एज एन एम्बेसडर फ्रॉम हर कंट्री टू आस. तो शी डिडंट कम एज अ स्टार. तो शी वाज अ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी लवली पर्सन. No hang-ups, nothing. एक पॉइंट पे उन्होंने मुझे बोला था, साकिब, you don't know what a star I am. You are not getting any of that because I'm here as myself. And I said, yes, I really appreciate it. And बहुत स्वीट, बहुत अनथक मेहनत, क्योंकि अगेन वो 2 दिन में कोई इतनी जल्दी काम हुआ. वो आए थे और वो हुआ. नंदिता दास के साथ मैंने एक्चुअली इंडिया में जाके पटियाला में म्यूजिक वीडियो किया था, घूमताना, सलमान अहमद का, जुनून का, शोभा मुद्गिल एंड सलमान अहमद. और वो एक्चुअली प्रॉपर कास्ट हुई थी और वो 2 दिन की शूट थी. वो मुंबई से आई थी एंड अगेन उनके साथ बहुत मेहनत की. बट व्हाट आई लव्ड अबाउट बोथ ऑफ देम वाज देयर ट्रू लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म.
हमारे म्यूजिक वीडियो में मेरे जो कैरेक्टर था लड़की का, शी हैड टू लर्न हाउ टू राइड अ वेस्पा एंड आई आस्क्ड नंदिता, ऐसे नंदिता आपको वेस्पा चलाना आता है? शी सेड नहीं आता। आई सेड आपके पास 6 घंटे सीख लें क्योंकि हमें ये शॉट करना है 6 घंटे में। शी सेड क्या? मैंने कहा हाँ। शी वेंट एंड शी लर्नड। देयर वाज नो नोज नथिंग, मैं नहीं कर सकती। मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में नखरे थोड़े ज़्यादा होते हैं, स्पेशली आज की जनरेशन के। हमारे वैनिटी वैन की तरह है, मुझे ये मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, मुझे वो कपड़े चाहिए, मुझे ये नहीं मिला तो वो हो जाएगा, मैं टाइम जा रहा है। अब नखरे बहुत हो गए हैं एंड आई फाइंड कि किसी हद तक एक स्टार को अपने लिए एक वो रखना चाहिए, एक मकाम और अपनी रिक्वायरमेंट्स, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म व्हिच इज़ रियली टू बी देयर एंड टू डू द जॉब। क्योंकि सर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग लाइट डिपेंडेंट काम करते हैं कि दिन अगर गिर गया तो दूसरे दिन पे काम चला जाता है ना। और मैंने अभी जो आप बात करें साकिब, ये कि इससे जो ज़रा सी पीछे की जनरेशन थी, आपके ख्याल से वो बेहतर थी प्रोफेशनलिज्म के मामले में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इवन व्हेन आई एम वर्किंग विद एब्सोल्यूट न्यू कमर्स, चाहे वो ड्रामा का सेट हो, आई थिंक वो इतने वेल अवेयर ही नहीं, उन्हें बड़े नामों का पता ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी फील्ड के अंदर अपना काम शुरू करने वाले हो, एटलीस्ट उसको स्टडी तो करें, पता तो करें उसमें बड़े लोग कौन है, कौन आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनको सिर्फ ये पता है कि हम ये करेंगे तो स्टार बनेंगे और इससे हमारा नाम हो जाए। और मैं एक और चीज़ कहूँ कि एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो, नया काम कर रहे हो या फोकस कर रहे हो, प्लीज़ अपना फ़ोन बंद करके रखते हैं। क्योंकि ये एक मैं समझता हूँ नहायत अनप्रोफेशनल होता है कि आपसे कोई बात कर रहा है, आपको कोई ब्रीफ कर रहा है, आप अपने फ़ोन पे आप अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं। और दिस शोज द लेवल ऑफ मेंटल एंगेजमेंट। सर डिसरिस्पेक्टफुल भी मेरे ख्याल से होता है कि कोई इंसान एक पूरी एक शिप लेके खड़ा हुआ है आपके सामने और आप चढ़ने की बजाय आप कहीं और चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। थोड़ी सी तो मैं लेवरेज ले सकता हूँ आपसे, बट एनीवे साकिब, मूविंग ऑन, आपने घूमताना बनाया, देन यू मेड नारेना एंड देन यू मेड खमाज आल्सो, ठीक है। लेकिन टिल डेट यू गॉट एन अवार्ड फॉर नारेना। ठीक है, मुझे जो नारेना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो कॉन्सेप्ट है नारेना का एंड द सॉन्ग आल्सो, इट्स माय फेवरेट। मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो जो बैक स्ट्रीट का शुरू में जहाँ से होता है, बिल्कुल, और फिर वो जो हेलुसिनेट करता रहता है आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, और फिर देन देयर इज एंजल, देयर इज अ डेविल, वो सारा जो, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? सबसे पहले जब मैंने गाना सुना तो इट्स अ लव सॉन्ग, राइट, एंड इट्स अबाउट आइडेंटिटी। तो मैंने कहा कि इसको, बिकॉज मैंने खमाज बनाया था, मैंने कहा खमाज के बाद मुझे बिल्कुल समथिंग डिफरेंट करना है टोटली। तो मुझे फिर ये लगा कि ये एक गाना विच इज़ अबाउट एक जुस्तजू है ज़िंदगी और मौत के दरमियान, और एक कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के दरमियान। तो मैंने कहा कि एक जो इनर वॉर चल रही है इस कैरेक्टर में, मैं उसको बड़े एक नफ्सियाती अंदाज में म्यूज़िक वीडियो बनाऊँ। और मुझे जब मैंने गाना सुना, मैंने कहा ये दुनिया कुछ और है। तो उस ज़माने में लाहौर में जो वर्ल्ड सिटी है, वहाँ पे एक इलाका होता था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसका हीरो से मुंसलिक उसका नाम था। जी। तो वहाँ से आए, वहाँ की पुरानी लेन्स वगैरह में मैंने शूट किया, क्योंकि वहाँ की एक जो अपनी एक एनर्जी है, उसकी अपनी एक, मैंने कहा उसी से आप एनर्जी कह रहे हैं सर, लेकिन इन द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, आई थिंक उस जगह में बड़ा रोमांस है। रोमांस और एक कुछ है, वो क्या कहते हैं, शहर उस जगह का था। तो एक पुरानी हवेली मिल जो वहीं पे मिली, और उन्हीं के पीछे गलियों में मैंने शूट किया। सर आपको पता है वहाँ की एक रिहायशी, उनका इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में और बाहर के लोगों में सिर्फ एक फ़र्क है कि आप लोग ख्वाब देखते हैं और हम लोग ख्वाब बेचते हैं। क्या बात, क्या ज़बरदस्त बात, क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम साकिब मलिक से कुछ दिल की बातें कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लीजिए और फ़ौरन से वापस आइए। थैंक यू। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and we are talking to Mr. Saqib Malik. Saqib, मुझे बताएं अब what next? क्योंकि मुझे याद है, if I look at your journey before coming into this field, मुझे याद है Mr. Fraudier, फिर बहती नार, जी। वो चलते till the time I met you, और जब मैं आपके साथ काम कर रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, that's when I actually found out कि इन्होंने बनाया है इस तरह करके ना। I came to you, और वो मुझे memory, it's
पूरी वेगली याद है, क्योंकि आपको पता है यू नो वंस यूर ऑन सेट और आप छोटे होते तो उस वक्त आई थिंक फियर्स बहुत आपको इनसर्कल कर चुके होते कि वेदर आई विल बी एबल टू मेक इट और नॉट। आपको लगता है यहाँ से एक नया इम्तिहान शुरू है। मैंने आपको आगे बताया था, मैंने आपसे कहा था कि मैंने सर आपको बहती नाट देखा है, मुझे वो गाना बहुत पसंद है और मैंने आपसे कहा आपने वो बहुत अच्छा गाया है। आपने कहा वो मैंने नहीं गाया। I still remember it, you know, बचपन की बात है। साकिब, but what next? What to look forward to? बस ये एक कश्मकश में आजकल मैं मुब्तला हूँ कि आगे क्या करना है, क्योंकि मैं शायद फिल्म बना के और वो पूरा एक मेरी करियर का सिलसिला में इतना थक गया था कि मैंने सोचा कि 1-2 साल में ब्रेक लूँगा। कमर्शियल्स में कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर डायरेक्ट, तो रोजी रोटी है। मैं बहुत सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ अभी। 3 मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं अब बाजी के बाद किस चीज़ से फॉलो करूं, किस जॉनरा से करूं। फिल्मों का अभी आपको पता है कोविड के बाद पूरी दुनिया में बिजनेस डामाडोल है कि लोग अब सिनेमा आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सिनेमा में इन्वेस्टमेंट होती है, नहीं होती है। अब आप देखें हमारी ईद आ रही है, ईद पे 4 फिल्में जो हैं वो रिलीज़ होने लगी हैं और अभी दुनिया भर में जो दौर है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। वो चाहे नेटफ्लिक्स हो जाए, चाहे अमेज़ॉन हो जाए, चाहे एप्पल टीवी हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हमें वो ऑप्शंस मिले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आइडियली मैं चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट एक वेब सीरीज़ करूँ, क्योंकि सीरियल्स का मसला ये है कि सीरियल्स 26 एपिसोड्स 30 एपिसोड्स तक जाती हैं, एक छोटी स्टोरी को आप बिला वजह खींच रहे होते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं हमेशा एज एन आर्टिस्ट ही काम करना चाहता हूँ। मैं ठेके पे काम नहीं कर सकता कि यार 26 मुझे बनाता हूँ। तो मैं एक वेब सीरीज़ अगर करूँ 7-8 एपिसोड्स की, जैसे इंटरनेशनली होती हैं, उसके लिए मैं कुछ अभी लिख रहा हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लिखना और उसको डेवलप करना। तो आप समझे मैं आजकल डेवलपमेंट एक स्टेज से गुजर रहा हूँ, फिल्म के लिए भी और वेब सीरीज। सर साकिब, मुझे एक बात बताएं, आप जब ये जो लिख रहे हैं या जो अभी आप बना रहे हैं, जो क्यूरेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नो व्हेन यू विल गो टू सर्टेन कंपनीज टू सेल इट, या आप जब कोलैबोरेट करेंगे वो आपके नाम पे यस करेंगे या वो बिलीव करते होंगे? नहीं, कोई आपके नाम पे अकेला नहीं करता। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, बट बेसिकली ये एक कमर्शियल फील्ड है, सब अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं और इट डिपेंड्स ऑन द चैनल। मेरे ख्याल में जो रवायती चैनल्स हैं वो शायद ये बाय ना करें। मुझे या तो कोई इंटरनेशनल चैनल को अप्रोच करना पड़ेगा जहाँ तक ये वेब सीरीज़ का कंटेंट है। जहाँ तक फिल्म का ताल्लुक है, क्योंकि बाजी माशाल्लाह कामयाब गई थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा लीवे मिल जाएगा कि अब लोग ट्रस्ट करते हैं कि साकिब फिल्म बना सकता है और उसकी फिल्म बिजनेस कर लेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो फिल्म की हद तक मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जहाँ तक ये टीवी या वेब सीरीज़ का है वो एक मेरे लिए नया चैलेंज है। और सर दूसरी चीज़ ये भी है कि आपका जिस तरह यू नो इफ यू लुक एट द ट्रैजेक्टरी ऑफ योर वर्क, आपका हर काम दूसरे से मुख्तलिफ रहा है। आपने जो चीज़ पहले की आपने कभी रिपीट नहीं की। मतलब इवन जो ज़ेब और हानिया का गाना था, जी एतबार जो था, वो मुझे याद सुना था, दिल में तेरे ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू नो वो मतलब वो बिल्कुल लगता नहीं कि वो आपका काम है। दूसरा देखो तो लगता है कि ये सेम ही इंसान ने ये सारी चीजें की होंगी। एंड आई थिंक यू विल कीप अप विद दैट विद योर नेक्स्ट फिल्म आल्सो। I hope so. Although I've got a very nice script idea, which is a kind of a follow-up to Baji. ठीक है। But it's a horror thriller. Okay. बहुत ही एक नफ्सियाती फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, very different than Baji, but आई थिंक अगर वो अच्छी लिखती जाए तो वो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है और सस्ती फिल्म भी बन सकती है, जो इस वक्त ज़रूरत है कि हमारी फिल्में बजट में हो ताकि वो बिजनेस कर सकें। और साकिब, मैं कभी भी अगर आपके काम को देखता हूँ या काम के अंदर जब आप एक स्टेज में होते हैं वाइल बिल्डिंग अप अ स्क्रिप्ट और एनी प्रोजेक्ट, मुझे जो एक चीज़ बहुत अपील करती है हमेशा से, इफ आई एवर वुड टेक अप डायरेक्शन, तो मैं आप यू हैव ऑलवेज बीन वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू हैव बीन डूइंग। वो जो मैं कह रहा था ना कि व्हाइल बाजी ओनली आई सॉ दैट अनसर्टेनिटी, और मुझे भी ऐसा लगता है कि वो लोगों की वजह से थी। बट मैं बताऊं, बाजी मुझे देखिए, अगर मैं बाजी में कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं इतनी हटके फिल्म कैसे बनाता। एक ऐसे दौर में जब सारी एक रोमांटिक रोम-कॉम फिल्म चल रही थी या एक्शन फिल्म चल रही थी, मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाई। मैंने एक ऐसी कास्ट थी जो बिल्कुल डिफरेंट थी, मीरा ने बहुत अरसे से काम नहीं किया था, तो इतने तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरी स्टोरी सही है और मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो बहुत सारे मराहल से गुजरता है, तो मुझे पता था कि मेरी अप्रोच सही है, जो मैं करने जा रहा हूँ सही, मैंने सब कुछ दाव पे लगा दिया था। लेकिन ज़ाहिर स्क्रिप्ट जब आप लिखते हैं तो उसमें थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि मेरे लिए पहला तजुर्बा था।
तो वहाँ तक था, लेकिन मैं बाजी में भी आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि मैं जो करने जा रहा हूँ करूँगा, वरना तो ये एक आप समझो खुदकुशी थी कि मैं सब कुछ अपना पैसा लगा के एक बिल्कुल एक डिफरेंट फिल्म बनाने जा रहा हूँ। और लोगों ने बोला था कि एक तो ये फिल्म बनेगी नहीं, और बनेगी तो ये सुपर फ्लॉप होगी। आपको पता है यही असेसमेंट थी साकिब। लेकिन बाजी एक हमारी कंट्री की अभी रिसेंट टाइम्स एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है जिसको पूरी दुनिया में देखा गया, पसंद किया गया, और उसी की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो आपकी अगली फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरी यही ख्वाहिश है कि जो हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर जितना ज़्यादा मुख्तलिफ काम सामने है, वो एक आपके मुल्क का जो मीडिया होता है वो एक सॉफ्ट विंडो होता है जहाँ से पता चलता है कि इस मुल्क के अंदर किस दिमाग के, किस सोच के, कितने इंटेलिजेंट, कितने वेल एक्सपोज्ड, कितने टॉलरेंट लोग रहते हैं। और साकिब इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। साकिब अब आप आ ही गए तो मैंने कहा थोड़ा आपको मुश्किल में डालूं, थोड़ा सा आपसे कुछ इस तरह का काम करवाऊं जिससे थोड़ा सा आपको सोचने का मौका एक बार फिर मिले। सुबह सुबह दिमाग ज्यादा नहीं चलता, जो दिल में होगा फट करके यही चीज, यही बस यही सुन हो जाएगा दिमाग, या ऐसे आप बस यही चाहिए। अच्छा, हम आपसे सिर्फ खेलेंगे एक छोटा सा गेम, राइट? ठीक है। और हर तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पे, अभी हमारी स्क्रीन पे देखेंगे, आपको एक हल्का सा उसके बारे में थोड़ा सा बताना होगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। नॉट मोर देन अ मिनट ओवर अ पिक्चर। चले, इस सेगमेंट को हम कहेंगे दिस और दैट। तो हम पहली तस्वीर देखते हैं। ओके सर, रीमा और मीरा, व्हिच वन वुड यू पिक? दिस और दैट? दिस और दैट। I think obviously I took Meera for the film because she fit the character. मीरा के फेस में एक मुझे लगता है एक बहुत ड्रामा है। उनका बड़ा 3 डायमेंशनल एक पर्सनैलिटी चेहरा है। एंड मुझे लगता है कि कोई इटालियन या कोई इंटरनेशनल एक्ट्रेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ। इनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनसे वो निकालना, बट जब वो करती हैं तो इट्स मैजिक। So as far as performance is concerned, definitely Meera. I adore Reema. She's a wonderful performer as well. A very big star and the biggest heart. So if it came to like being a really amazing, lovely person, Reema. But if it came to sheer performance, I would say Meera. Meera. Okay. Yeah. Lovely. दूसरी तस्वीर देखते हैं। Okay. महविश हयात और माहिरा खान। Well, माहिरा के साथ ironically she is the only star जिसके साथ मैंने काम नहीं किया अभी तक। I think ये शायद बहुत जल्द चेंज होने वाला है, keep your fingers crossed। लेकिन मैंने अभी तक काम नहीं किया है। महविश के साथ मैंने बहुत काम किया है, बेतहाशा कमर्शियल्स किए हैं। देन आपको पता है उन्होंने मेरे लिए खास क्लब एक नंबर किया हमारी फिल्म बाजी के लिए, गैंगस्टर गुड़िया। महविश अगेन just like she is really on her toes. She's a very larger than life person. She's very smart. Has a lot of gung-ho. बस ये मेकअप वैन में थोड़ा टाइम कम गुजार लें तो बहुत अच्छा हो जाए। She's amazing. She's amazing. Yes. अच्छा, तो इसमें से आप you'll choose महविश? Because I've only worked with महविश, so yes, of course महविश। Yes. All right. चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। फेरी या फीफी? Well, Ferry is a very dear friend of mine, and Fifi is also very dear. दोनों मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड्स हैं। लेकिन प्रोफेशनली स्पीकिंग ऑफ कोर्स फीफी, बिकॉज फीफी जो है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं और मेरा इनके साथ बहुत काम चलता रहे। तो एज अ फ्रेंड, आपने मुझे डाल दिया। कहीं तो फंसे ना आप भी, बताए हैं। दोनों के साथ बहुत शदीद फड्डे भी हुए हैं। दोनों के साथ। लेकिन सब मेरे ख्याल से दोस्ती वहाँ पे फेरी के साथ, क्योंकि फीफी बहुत अरसे से लंदन में थी, अब वापस आई हैं। तो फेरी से मेरी एक रवानी के साथ दोस्ती चल रही है पिछले 10 सालों से। तो आई वुड से एज फार एज दैट इज कंसर्न फेरी, बट फीफी इज नाउ बैक, तो अब हम दोबारा जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो इट्स फेरी फॉर द मोमेंट। Well, because of for so many years, but I adore Fifi, of course. Absolutely. और वैसे भी सेगमेंट का ये मकसद नहीं कि दूसरा कोई बुरा है, it's just a matter of choice, और वो भी मोमेंट्री। मैंने रीजन बता दिया ना आपको, किसी हर चीज का रीजन होता है। चलिए जी अगली तस्वीर देखते हैं। ओके, अतिया या फरिया? Well, again, if you're asking personally, right? Because आप बहुत से लेवल्स पे पूछ सकते हैं। नहीं, आप पूछ सकते हैं फैशन सेंस, आप पूछ सकते हैं सेलिब्रिटी, 100% पर्सनल। Well, Priya is a very close friend of mine. लोगों ने तो मेरी और प्रिया की शादी भी कई दफ़ा करा चुकी है। हम लोग हंसते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं। शी इज़ अ गुड ट्रैवलिंग कंपेनियन, और
लोग हम लोग हंसते हैं कि भाई हम तो मियाँ बीवी हैं। तो प्रिया के साथ बहुत अच्छी मेरी बनती है, शी इज़ अ वेरी क्लोज वार्म फ्रेंड। So obviously Priya. But as a director, if you were, you know, going back into the yesteryears, as a director, if you have to... Well, totally pick- different. Priya is very hot-blooded. Atiya is cool and sophisticated and timeless and elegant. So they are two very different people. Very They're like personal. Myra and Mehwish. Mehwish is warm and her blood is pumping and you know she's got a very different vibe. Myra's got a very different vibe. So अच्छा, it's like that. चलिए जी, आगे चलते हैं। दीपक परवानी या टप्पू जबेरी? oh Lord. Well, you know, टप्पू और मेरी दोस्ती has been there for a very very long time. शायद 40 साल हो गए हैं। तो I would say टप्पू। दीपक से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है और हमारी बहुत ही एक Bonding है। लड़ाकों को होती है ना, लड़ाका Clash। तैयारा दोस्ती है। We fight a lot। और फिर हमारी एक बहुत दीपक मेरे माइंड पढ़ लेता है उसको, जो जितना अच्छा शायद दीपक मुझे जानता है दुनिया में कोई नहीं जानता होगा। लेकिन टप्पू से मेरी जो एक बॉन्डिंग है, ही इज़ लाइक फैमिली टू मी। सो It's टप्पू। राइट नाउ इट्स टप्पू, लेकिन दीपक एनी टाइम अच्छा, cancel past that. यस। Alright. Okay, शान, शाहिद या हुमायूं सईद? वेल यू नो, जो मैंने अगर आप कहें कि अच्छा, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर देते हैं। हाँ, As a person, who would you pick, and as a professional, who would you pick? वेल आई वाज गोइंग टू से दैट एनीवे। Yeah. देखिए, जो काम मैंने जो यादगार काम किया है, अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो खमाज म्यूज़िक वीडियो था और उसमें शान की बहुत इनायत भी थी कि वो आ गए थे। बहुत बड़े स्टार उस वक्त थे उनके पास, तो वो 2-2 घंटे का टाइम देते थे। कराची आए, उन्होंने काम किया, and he did it with a lot of love. So my most memorable work was with Shaan, and I've done some commercials and etc. with him. And Shaan is really a terrific actor. He's got that factor X and that mystery. हुमायूं के साथ भी मैंने काम किया, लेकिन कम किया, मैंने कमर्शियल ज़्यादा किए। एंड ऑफ कोर्स बाजी में उन्होंने एक कैमियो भी किया था। बट हुमायूं इज़ एन अमेजिंग पर्सन, ही इज़ गॉट द बिगेस्ट हार्ट। एंड हुमायूं की एक वही वजह है कि आज भी वो हर इंसान के लिए इस इंडस्ट्री में लोग बहुत helping hand है। हेल्पिंग हैंड है। एंड ऑफ कोर्स हुमायूं ने जो अभी रिसेंटली द क्राउन, विच इज़ अ ह्यूज इंटरनेशनल सीरीज, ही इज़ बैग्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज डॉक्टर हसनात। तो दैट्स अ ह्यूज फेदर इन हिज कैप। तो मैं हुमायूं को यही कह रहा था कि भाई कुछ पता नहीं होता लाइफ में क्या But मिल मुझे जाए। ऐसा लगता है कि good things happen to good people. Yes, That's what I absolutely. firmly believe in. Yeah, I think I goodness पे हमें काम करना चाहिए। So इन दोनों में से you're picking? I would say professionally शान, because मैंने शान के साथ बहुत अच्छा काम किया है। और हुमायूं के साथ I hope ऐसा हो, but as a person, In times of distress, it's Humayun. No, as a person, हुमायूं he has never a bad word to say to anyone. मैं एक चीज़ बताऊं, हुमायूं के सामने आप किसी की बुराई करेंगे ना, वो आपको खुद कहेगा यार गॉसिप ना करो। उनके साथ जो है वो है। शायद वो खुद भी इससे इतना वो गुजर खुद भी चुके ऐसे ही हैं, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, मैंने उनके साथ किया था पंजाब नहीं जाऊंगी, Of course. and he is amazing. Yes, I must he say he is, is an yes, amazing person. yes. और जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, good things happen to good people. साकिब, thank you so much for making time for the आपने show. मुझे बहुत अभी जो है ना कश्मकश। डीप वाटर्स में कश्मकश में नहीं डाला था, लेकिन अब मेरे साथ जो होने वाला है ना, देखिए हमारी कोशिश ये होती है, of course, you know, these people, they know कि आप where you coming from और आपका मकसद क्या था। और हमारा तो मकसद सिर्फ यही होता है कि गेस्ट है से थोड़ी सी बातें करें, दिल की बातें करें। बट साकिब, थैंक यू सो मच, यू स्पोक योर हार्ट आउट टुडे, एंड आई एम श्योर, एक तो पहले शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला अपने बिजी से। मुझे पता था मसरूफ है, बट उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ग्रेट वर्क कमिंग फ्रॉम योर Thank you. प्रोडक्शन हाउस, Thank you. पेज 33। that's right. पेज 33। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि आज हमने बड़ी दिल से दिल तक बात की। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने का। आपकी मोहब्बत, आपकी जो अप्रिसिएशन है वो हमारे कॉन्फिडेंस में वक्त दर वक्त इजाफा करती रहती है। टाइम हो गया है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि आप आज शाम को देखेंगे नकारा खुदा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल है TV1 पे। इसकी कास्ट में है अरूबा मिर्ज़ा, बिलाल कुरैशी, और इसको डायरेक्ट किया है नवीद जाफरी साहब ने, और इसकी राइटर है अस्मा नबील साहिबा, द लेट द ग्रेट अस्मा नबील साहिबा। ख़वातीन और हज़रात, इसका ट्रेलर देखिएगा। उसके साथ साथ मैं आपको खुदाफिज़ भी कह रहा हूँ। कल सुबह फिर 9 बजे आपके साथ होंगे एक शानदार शो लेके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदाफिज़।
जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। जितनी जल्दी हो सके ये पेपर्स वगैरह साइन करवा दो। कोई भी मर्द ऐसी बीवी को नहीं रखना चाहता। ये जाके उस राहिम को दे दे। तुम जेलस हो। जेलस क्यों होगी मैं? वो भी ऐसी लड़की से जिसके नसीब बर्बाद होने वाले। आज से वो आजाद है और मैं बर्बाद। सुन ले दुआ मेरे